डेथ गेम के पिछले पार्ट में अब तक हम लोगों ने देखा था कि चोई के सुसाइड करने के बाद डेथ यानी कि यमराज ने उसे 12 जिंदगी दी थी, जिनमें से उसे किसी एक में तब तक जिंदा रहना था जब तक वो नेचुरल तरीके से न मर जाए। लेकिन वो 6 बार पहले ही मर चुका था और अब उसके पास बस 6 लाइफ ही बचे थे और आखिरी बार तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मर गया था। लेकिन इस कहानी की जो एंडिंग होने वाली है उसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे देखने के बाद आप बस यही सोचोगे कि अगर भगवान होते हैं तो वो ऐसी सजा किसी को ना दे। तो वेल गाइस, कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले आप उसे देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अब हम देखते हैं कि चोई मरकर फिर से डेथ के पास पहुंच गया है। चोई बहुत रोता है क्योंकि टाइकैंग कंपनी के सीईओ पार्क ने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी कार से कुचलकर मार दिया था। चोई पार्क को जान से मारने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो डेथ के गन को उठाकर उसे ही गोली मार देता है। लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि मौत को कोई नहीं मार सकता। तभी डेथ जीसू का रूप ले लेती है। उसे देखकर चोई रोने लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो डेथ है, इसीलिए वो डेथ से उसे असली रूप में आने के लिए कहता है। डेथ कहती है कि तुम्हारा किसी को मारना मेरे रूल के खिलाफ है, तुम किसी को नहीं मार सकते। इसके बाद डेथ अपनी गोली को इशारा करके उसे चोई को मार देती है। इस बार जब चोई की आँख खुलती है तो उसके हाथ में खून लगा था। वो उस जगह को देखने लगता है। वहाँ पर बहुत सारा ब्लड भी होता है, जिनमें से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। तभी ब्लड के एक बकेट से मेमोरी और भी निकलकर चोई के दिमाग में घुस जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस वक्त वो जिसके शरीर में है उसका नाम जियोंग है, जो कि एक आर्टिस्ट था। लेकिन जब उसने एक आदमी की मौत से इंस्पायर्ड होकर एक पेंटिंग बनाई तो उसका वो पेंटिंग बहुत ही महंगे दामों में बिका, जिसके बाद उसने लोगों को मारकर उनके खून से पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। जियोंग ने 15 से ज्यादा लोगों को तड़पाकर मार दिया था और उसने उनके खून से पेंटिंग बनाकर बहुत सारे पैसे कमाए थे। जियोंग की पेंटिंग मिलियंस में बिकती थी। चोई को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। फिर वो जियोंग के एक पेंटिंग टूल से एक नुकीली छुरी को निकालकर ये डिसाइड करता है कि वो इस मॉन्स्टर के जरिए उस मॉन्स्टर को मारेगा जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था। इसके बाद चोई उस जगह पर जाती है जहाँ पर पार्क ने उसे और जीसू को मारा था। उसे याद आता है कि जब वो मर रहा था तो पार्क ने जीसू का फेवरेट पेन गटर में फेंक दिया था। चोई उस पेन को निकाल लेता है। तभी चोई को ये भी याद आता है कि जब वो मर रहा था तो पार्क अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर डैड को पता चला कि मैं ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा था तो वो मुझे सीईओ की पोजीशन से निकाल देंगे, इसीलिए वो ये इल्जाम अपने ऊपर ले ले। चोई उससे कहता है कि इसके बदले वो उसे ढेर सारे पैसे देगा और जब वो जेल से छूटकर बाहर आएगा तो वो उसे अपने एक सब्सिडरी कंपनी का सीईओ भी बना देगा। जिसके बाद उसका असिस्टेंट कार का मेमोरी निकालकर गटर में फेंक देता है, जिसमें कैमरा की रिकॉर्डिंग थी, और फिर पुलिस को फोन करके कहता है कि मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन चोई ने मरने से पहले पार्क और उसके असिस्टेंट की सारी बातें सुन ली थी। प्रेजेंट टाइम में चोई पार्क से मिलने के लिए टाइकैंग कंपनी पहुंच जाता है, लेकिन उसे उससे मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि उसके पास पार्क से मिलने के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी। फिर जब वो टाइकैंग कंपनी से बाहर जाने लगता है तो उसके नाक से खून आने लगता है। वो हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि जियोंग को कैंसर है और उसके पास बस 1 महीने का ही वक्त बचा है। चोई हंसने लगता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि 1 महीना मेरे लिए बहुत है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो तभी उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि टाइकैंग कंपनी के सीईओ मिस्टर पार्क आपकी पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं। अब चोई जिससे मिलना चाहता था वो खुद उससे मिलने के लिए आ रहा था। चोई अपने आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है जहां पर पार्क पहले से ही पहुंचा हुआ था। पार्क जियोंग से पूछता है कि तुम्हारा ये पेंटिंग किससे इंस्पायर्ड है, जिस पर वो कहता है कि 5 लोगों के खून से। पार्क को चोई की बातें मजाक लगती है। तभी वो कहता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं।
जो दूसरों की जान लेना पसंद करते हैं। पार्क उसकी बातों को सुनकर शौक हो जाता है, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पर पार्क की असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि चेयरमैन ने आपको बुलाया है, जिसके बाद पार्क चोई से कहता है कि तुम ये पेंटिंग मेरे घर भिजवा देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। पार्क वहाँ से अपने बड़े भाई की आत्मा की शांति के लिए अपने परिवार के साथ चर्च में जाता है, जहाँ टाइटैंक कंपनी के चेयरमैन यानी कि पार्क के डैड भी थे। तभी पार्क को याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसने अपने घर में काम करने वाली एक औरत के बच्चे को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो बहुत रोता था। उसे ऐसा करते हुए उसके बड़े भाई ने देख लिया था और उसने अपने डैड को बता दिया, जिस वजह से उसके डैड ने उसके बजाय उसके बड़े भाई को कंपनी का सीईओ बनाया। लेकिन अब जब उसका बड़ा भाई उस प्लेन हादसे में मर गया था, तो उसके डैड को टाइटैंक कंपनी का सीईओ पार्क को बनाना पड़ा। चर्च से निकलते वक्त पार्क ड्रग्स लेकर अपनी गाड़ी बहुत ही तेज भगाने लगता है, जिससे कि दो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जब वो अपनी कार रोकता है तो वो नाम का एक डिटेक्टिव पार्क से नशे के मशीन में फूंक मारने को कहता है और उससे उसका आईडी भी दिखाने को कहता है। फिर वो उसे ओवर स्पीडिंग का चालान थमा देता है। तभी डिटेक्टिव वो को शक हो जाता है कि पार्क ने ड्रग्स ले रखा है, इसीलिए वो उसे कार से खींचकर बाहर निकालता है। लेकिन इससे पार्क बहुत गुस्सा हो जाता है और डायरेक्ट कमिश्नर को फोन लगाकर कहता है कि तुम्हारा एक ऑफिसर जिसका नाम वो है, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, जरा उसे बताओ कि मैं कौन हूँ। फिर पार्क फोन वो को देता है। कमिश्नर फोन पर वो को खूब गालियाँ देता है और कहते हैं कि अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी और उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। वो पार्क से माफी मांगने लगता है, लेकिन इसके बाद भी पार्क उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो के साथ आया दूसरा ऑफिसर जीयोंग पार्क को रोकना चाहता था, लेकिन पार्क उससे दूर ही रहने को कहता है, इसीलिए वो वहाँ खड़ा बस तमाशा देखता रहता है। इसके बाद पार्क जी हयोंग से जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे समझदार कुत्ते बहुत पसंद है। फिर वो वहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाता है, लेकिन उसके घर के दरवाजे के बाहर जियोंग खड़ा था। पार्क उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर जियोंग उसके फरारी पर अपना जूता साफ करते हुए कहता है कि मैं पेंटिंग देने आया था। लेकिन पार्क को ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, इसीलिए वो गुस्से में जियोंग को एक जोरदार पंच मारकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन चोई पार्क के ऊपर थूक देता है, जिसके बाद वो अपने कार से गन निकालकर उसे शूट करने लगता है। चोई उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन पार्क उसे शूट करके मार देता है। लेकिन चोई मरा नहीं था। वो उठकर पार्क से उसका गन ले लेता है। वो जब उससे पूछता है कि तुम्हें गोली क्यों नहीं लगी, तो चोई उसे अपना बुलेट प्रूफ जैकेट दिखाता है। इसके बाद चोई पार्क को किडनैप करके जियोंग के लैब में लेकर पहुंच जाता है, जहां जियोंग लोगों को टॉर्चर करके उसके खून से पेंटिंग बनाया करता था। चोई जियोंग की तरह पार्क को स्ट्रेचर पर लिटाकर टॉर्चर करने वाला था, लेकिन तभी कैंसर की वजह से वो खुद बेहोश हो जाता है। फिर जब चोई की नींद खुलती है तो वो खुद को स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाता है। तभी पार्क उससे कहता है कि तुमने उस पेंटिंग को 15 लोगों के खून से बनाया था और सही कहा था तुमने, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर पार्क उसे बताता है कि मैंने पहला मर्डर रोड पर एक एक्सीडेंट में किया था। ये वही आदमी था जिसे बचाने की कोशिश चोई ने की थी, जिसके वजह से चोई अपने इंटरव्यू पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया था। पार्क बताता है कि उसे उस आदमी को मारकर बहुत मजा आया था। इसके बाद पार्क चेन सॉ से जियोंग के पैर को काट देता है। चोई बहुत चिल्लाता है। फिर वो पार्क से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने अपने भाई जिंग को मारा था। पार्क पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो बताता है कि मैं अपने एक जन्म में तुम्हारा भाई था। ये सुनकर पार्क हंसने लगता है और फिर वो जियोंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे वो एक बार फिर से मरकर डेथ के पास पहुंच जाता है।
अब चोई के पास सिर्फ 4 ही लाइफ बची थी। डेथ कहती है कि तुमने जलने का मजा चखा, गिरने का मजा चखा, चाकू का मजा चखा, कुचलने का मजा चखा। अब बताओ क्या अभी भी तुम्हें मौत से ज्यादा जिंदगी तकलीफ देती है? चोई हंसने लगता है, जिससे कि डेथ समझ जाती है कि वो जानबूझकर पार्क के हाथों मरा है। दरअसल चोई ने जियोंग के लैब में हिडन सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे ताकि वो दुनिया वालों को उसका असली चेहरा दिखा सके, और वो चाह कर भी उसे मार नहीं सकता था क्योंकि डेथ ने उसे ऐसा करने से मना किया था। इसके बाद डेथ उसे फिर से मार देती है। इस बार चोई की जब आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि इस बार वो एक पुलिस ऑफिसर के बॉडी में है, और ये वही ऑफिसर जी हयोंग है जिसके कलीग को पिछले बार पार्क ने मारा था। वो एक चोर से डरकर भाग रहा था, लेकिन तभी वो उस चोर को मारकर पकड़ लेता है। तभी मेमोरी ऑर्ब चोई के अंदर आकर घुसती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम जी हयोंग है। उसके डैड एक बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन एक क्रिमिनल को पकड़ते वक्त उनकी जान चली गई। फिर जब जी हयोंग बड़ा हुआ तो वो भी अपने डैड की तरह एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम अपने हस्बैंड की तरह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसके पुलिस बनने पर बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। जिसके बाद जी हयोंग अपनी माँ से वादा करता है कि वो किसी भी खतरनाक काम में नहीं पड़ेगा और किसी भी हाल में अपनी जान बचाएगा। जिसके बाद सभी लोग उसे डरपोक समझने लगते हैं। फिर एक दिन उसकी माँ मर जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का डर खत्म नहीं होता। तभी चोई की नजर किम पर पड़ती है जो उसके साथ जेल में था, और पिछले एक जन्म में उसने उसे उस आदमी के कहने पर मार दिया था जिसके बदले वो जेल गया था। शोई किम से कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, जिस पर किम कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शोई कहता है कि तुम ऐसा पहले भी कर चुके हो। इसके बाद वो बड़े ही स्टाइलिश तरीके से उसे पकड़ लेता है, और वहाँ खड़े लोग उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं। जी हयोंग के सीनियर और बाकी के ऑफिसर जब उसका ये वीडियो देखते हैं तो उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो जी हयोंग ही है। इधर जी हयोंग वो को लेकर जियोंग के घर पहुंच जाता है, और वहां से जाकर सीसीटीवी फुटेज एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेता है। वो वहां का खूनी माहौल देखकर अपने सीनियर ऑफिसर और बाकी के फोरेंसिक टीम को वहां बुला लेता है। फोरेंसिक टीम वहां आकर एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करती है। उन्होंने एक बहुत बड़े किलर का पता लगा लिया था। जी हयोंग के सीनियर को यकीन नहीं होता कि वो जी हयोंग ही है। उसे लगता है कि उसके अंदर भूत घुस गया है, लेकिन फिर वो उसे गले लगाकर अप्रिशिएट करते हैं। तभी जियोंग के घर के बाहर से पार्क गुजरने लगता है। चोई उसकी गाड़ी रुकवाता है। पार्क उसे पहचान जाता है कि ये वही ऑफिसर है जिसके कलीग को उसने मारा था। जी हयोंग कहता है कि आपने ये सुना ही होगा कि क्रिमिनल क्राइम करने के बाद क्राइम सीन पर लौट कर जरूर आते हैं। पार्क कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। चोई कहता है कि कुछ नहीं, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए, यहाँ पर मर्डर हुआ है। जिसके बाद पार्क वहाँ से चला जाता है, लेकिन इतने बड़े किलर को पकड़ने के बाद जी हयोंग के नाम की खूब चर्चा होने लगती है। लेकिन पार्क को लगने लगता है कि जी हयोंग उसके बारे में कुछ जानता है। नेक्स्ट डे चोई पार्क का जी हयोंग का मर्डर करने वाला सीसीटीवी वीडियो एक न्यूज एंकर को दे देता है, और उसे उसके न्यूज पर चलाने के लिए कहता है। उसने अपनी टीम को वो फुटेज इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसकी पुलिस टीम पार्क के सरों पर नाचती थी। फिर जब चोई पुलिस स्टेशन आता है तो वो अपने मॉम को पुलिस स्टेशन आते हुए देखता है। वो से उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को एक पैसों से भरा बैग मिला था जिसे उसने पुलिस वालों को सौंप दिया, लेकिन पुलिस वाले बार बार उसे उस बैग से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते रहते हैं। चोई मन ही मन सोचता है कि मरने के बाद भी उसने अपनी मॉम की परेशानियों को बढ़ाया। फिर वो अपनी माँ के लिए खाना लेकर जाता है और उसे उनके दरवाजे के बाहर छोड़ देता है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहा था तो तभी पार्क का एक आदमी चोई को चाकू मार देता है, क्योंकि जिस एंकर को चोई ने पार्क का मर्डर करते हुए वीडियो दिया था उसने पार्क को सब बता दिया था। लेकिन चोई पार्क के आदमी को पकड़ लेता है। चाकू उसके हाथ में लगी थी। पार्क को जब पता चलता है तो वो जी हयोंग से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में चला आता है और उससे कहता है कि तुम वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। लेकिन जी हयोंग उससे कुछ भी लेने से मना कर देता है। पार्क पूछता है कि तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो?
जिस पर चोई कहता है कि तुम्हारी जान। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद पार्क खुद पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर एक कॉन्फ्रेंस बुलवाता है, जिसमें वो कहता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया है जिसने 15 लोगों की जान ली थी। वो मुझे भी किडनैप करके मारने के लिए गया था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। जिसके बाद सभी लोग पार्क को मसीहा मानने लगते हैं, जिसने बड़ी बहादुरी से एक सीरियल किलर को मार दिया था। ये खबर सुनकर चोई बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि पार्क ने अपने प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से अपॉर्चुनिटी में बदल दिया था। पुलिस भी पार्क का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, वो आराम से छूट जाता है। इसके बाद पार्क अपने प्राइवेट जेट से एक बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसके प्लेन के इंजन में आग लग जाता है। फिर जब वो जाकर केबिन में देखता है तो वहाँ पर पायलट भी नहीं था, प्लेन में सिर्फ वही बचा था। वो प्लेन में पैराशूट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एक भी पैराशूट नहीं मिलता। तभी प्लेन में ब्लास्ट होने से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन ब्लास्ट के बाद खुदकिस्मती से पार्क के हाथ एक पैराशूट लग जाता है। फिर जैसे ही वो जमीन पर लैंड करता है, एक कार आकर उसे ठोकती है। तभी हम चोई को देखते हैं। दरअसल प्लेन के इंजन में बॉम्ब रखवाना और पायलट का प्लेन से कूद जाना, ये सब चोई ने ही करवाया था। इसके बाद चोई पार्क का गला दबाकर उसे मारने लगता है। उसे मारते वक्त उसे जीसू की याद आ रही थी, लेकिन तभी आसमान से हरामजादी डेथ गिरती है और चोई को ये नेक काम करने से रोक देती है। चोई उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही पार्क दोबारा से उठकर चोई पर हमला करता है, उसका पैराशूट खुल जाता है और तभी एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां जी हेयोंग यानी कि चोई अभी तक जिंदा था और अब वो एक ईमानदार पुलिस वाले की तरह काम कर रहा था। लेकिन एक क्रिमिनल को पकड़ते वक्त वो और चोई दोनों के ऊपर गोली चला देता है। चोई सोचता है कि एक बार उसने पहले भी वो को पार्क से मार खाने के लिए छोड़ दिया था और वो परिवार वाला आदमी है, इसीलिए इस बार वो उसे कुछ होने नहीं देगा। जिसके बाद चोई वो को बचाने के लिए उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है, लेकिन इस बीच उसे बहुत सारी गोली लग चुकी थी। मगर किसी तरह वो को बचाने के लिए क्रिमिनल को लेकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। बिल्डिंग से गिरकर चोई की फिर से मौत हो जाती है और एक बार फिर से वो डेथ के पास पहुंच जाता है। अब उसके पास बस 3 लाइफ बचे थे, लेकिन इस बार चोई मरकर खुश था, क्योंकि वो शहीद जो हुआ था। डेथ फिर से गोली मारती है। इस बार वो एक भिखारी के अंदर जिंदा होता है। तभी वो टीवी पर जी हेयोंग के शहीद होने की खबर देखकर बहुत खुश होता है। लोग उसके मरने से बहुत दुखी थे, लेकिन तभी हम पार्क को देखते हैं, जो उस एक्सीडेंट के बाद जिंदा बच गया था, लेकिन उसने अपने दोनों टांग खो दिए थे। वो जी हेयोंग के मरने की खबर सुनकर बहुत खुश था। चोई जी हेयोंग के फ्यूनरल में जा रहा था, लेकिन तभी उसे मेमोरी ऑर्ब आते हुए दिखती है। लेकिन इस बार वो उससे बचना चाहता था, क्योंकि वो सोचता है कि इससे शायद वो इस बार नहीं मरेगा। लेकिन तभी वो सीढ़ी से गिरकर मर जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो फिर से डेथ के पास पहुंच जाता है। अब उसके पास बस 2 लाइफ बची थी और हमेशा की तरह डेथ फिर से उसे गोली मार देती है। इस बार जब चोई की आँख खुलती है तो वो किसी मिडिल एज आदमी के अंदर था। वो कहीं जा रहा था, तभी उसे मेमोरी ऑर्ब मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक एम्प्लॉय है जिसकी एक बेबी और बच्चा भी है, लेकिन उसकी जॉब चली गई थी, इसीलिए वो एक कार के आगे आकर सुसाइड कर लेता है। लेकिन उसकी ये लाइफ आगे की नहीं बल्कि पीछे की थी, जब चोई जिंदा था। दरअसल ये लाइफ चोई के पास्ट लाइफ में चली गई थी, जब वही आदमी उसके सामने पार्क के गाड़ी के सामने आकर मरा था और चोई ने उसे बचाने की कोशिश की थी। चोई फिर से मरकर डेथ के पास पहुंच गया था, लेकिन अब उसके पास बस एक लाइफ ही बची थी। चोई कहता है कि चलो जल्दी करो, डेथ फिर से गोली मारती है। लेकिन इस बार जब चोई उठता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार वो अपनी माँ के अंदर जिंदा हुआ था। मतलब कि अगला नंबर चोई की माँ का था।
चोई बहुत परेशान हो जाता है और डिक को कुत्ती कमीनी चुड़ैल गंदी गंदी गालियां देने लगता है। तभी मेमोरी ऑर्ब आकर चोई के अंदर घुसती है, जिससे उसे उसकी माँ की मेमोरी मिलती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसके डैड के मरने के बाद उसकी माँ ने उसे किस तरह दिन रात काम करके पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जब चोई मर गया तो उस पर क्या बीता वो दर्द अब चोई भी समझ सकता था। चोई बहुत रोता है और उसे अपने मरने पर बहुत अफसोस होता है। चोई कहता है कि खुद के मरने से ज्यादा तकलीफ अपनों के मरने से होता है। अब हम चोई को अपनी माँ को अपने पैर में दर्द की दवाई लगाते हुए देखते हैं। तभी उसे उसकी मॉम की सेविंग अकाउंट मिलती है, जिसमें वो चोई के घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही थी। इसके बाद चोई अपने मॉम के बॉडी को लेकर हाइकिंग के लिए निकल जाता है। वो अपनी माँ को वो जगह दिखाना चाहता था जहाँ पर उसके डैड हाइकिंग के लिए आते थे। वहाँ का नजारा देखकर चोई की मॉम को बहुत अच्छा लगता है। तभी चोई अपनी मॉम से माफी मांगता है कि वो उसे छोड़कर चला गया, लेकिन वो उसे देख और सुन नहीं सकती थी। लेकिन वहाँ से वापस लौटते वक्त चोई की मॉम गिर जाती है। चोई अपने मॉम को मरने नहीं देता, वो उन्हें खींच कर सड़क पर लाता है। भले ही चोई जब चाहे अपनी मॉम को पोजेस कर लेता था, लेकिन शरीर तो उसकी माँ का ही था, जो कि अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। नेक्स्ट डे जब चोई की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वो अपनी मॉम को खुद को जिंदा रखने के लिए शुक्रिया कहता है। अब हमें 32 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि चोई अभी भी अपनी माँ के अंदर जिंदा बचा हुआ है, लेकिन पूरे 32 साल तक वो अपने माँ के अंदर अपनी कमी को महसूस करता और अफसोस करता रहता है। फिर एक दिन चोई की मॉम की नेचुरल तरीके से मौत हो जाती है। फिर जब चोई की आँख खुलती है तो वो फिर से डेथ के पास पहुंच गया था। अब चोई के पास कोई भी लाइफ लाइन नहीं बचा था। इस बार चोई पहले तो डेथ के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है। वो कहता है बेबी मैंने तुम्हें बहुत याद किया, लेकिन इसके बाद वो डेथ के सामने अपने घुटने टेक कर कहता है कि क्या तुम मुझे एक और जिंदगी दे सकती हो। वो उसके आगे एक और जिंदगी की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं अपनी माँ को आखिरी बार सामने से गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन तभी डेथ कहती है कि तुम जीत गए, तुम्हारी मौत नेचुरल तरीके से हुई, इसीलिए अब तुम्हारा हिसाब किताब भगवान करेंगे। डेथ अपने गन में बुलेट डालकर उसे रोल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक और जिंदगी दे सकती हूँ, लेकिन ये एक डेथ गेम होगा। अगर गोली नहीं चली तो तुम भगवान के पास, नहीं तो तुम्हें एक और जिंदगी मिलेगी। चोई जैसे ही गोली मारता है वो उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जहां से उसने सुसाइड किया था, और उसे उसकी माँ का फोन भी आता है, यानी कि वो वापस से वहां पहुंच गया था जहां से उसने अपनी जिंदगी खत्म की थी। और इस वक्त पर उसकी गर्लफ्रेंड और मॉम दोनों जिंदा थी। तो दोस्तों फाइनली इसी के साथ ये कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।